नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। सफलता कॉन्फिडेंस की होती है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आपके प्रिपरेशन से आता है, आपके प्रैक्टिस से आता है, आपके रिवीजन से आता है, आपके हार्ड वर्क से आता है। जी हाँ साथियों, अगर आपको सक्सेस होना है तो कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिविज़न करना पड़ेगा, अर्थात हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं UPPCS 2023 जो आपका 14 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हमने एक सीरीज चला रखी है जिसका नाम है A to Z सीरीज। इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ से 90% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इसी कड़ी में हमने पहले 2 वीडियो बनाया है, उसको आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम बताएंगे पॉलिटी में संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे। तो जो शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें टोटल अगर हम बात करें तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, तो उस समय 12 अनुसूचियाँ नहीं थी, बल्कि कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो बाद में पहले संविधान संशोधन के तहत, फिर 52 संविधान संशोधन के तहत, 74 संविधान संशोधन के तहत और 73 संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अनुसूची से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, किस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को भी हम देखेंगे। इन अनुसूचियों में कौन कौन से विषय शामिल है, इस पे भी हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शेड्यूल है, जो आपके शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो फर्स्ट शेड्यूल में क्या किया गया है, किस विषय से संबंधित है, पहली अनुसूची में क्या उल्लिखित है। अगर हम पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची कहता है कि भारत जो है, भारत के जो राज्य हैं, इसके जो यूनियन टेरेटरी हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उसका उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? राज्य का और किसका? केंद्र शासित क्षेत्र का। किसका? केंद्र शासित क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। यहाँ से प्रश्न आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि जो है राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो पहली अनुसूची में किया गया है। अगर किसी भी राज्य के कोई नया राज्य शामिल किया जाता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होता है, तो किस में संशोधन किया जाता है? पहली अनुसूची में भी संशोधन किया जाता है। ठीक है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची ये राज्यों से संबंधित हैं, हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का राज्य को लेकर अमेंडमेंट होता है तो इन अनुसूचियों में संशोधन किया जाता है। वर्तमान में कुल कितने स्टेट हैं आप जानते हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरेटरी हैं। ठीक है, तो राज्य और क्षेत्र, इसमें अंतर होता है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो इसमें केवल भारत के राज्य शामिल होते हैं, लेकिन जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो सभी पूरी एरिया भारत का शामिल हो जाता है, जिसमें अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, या लक्षद्वीप, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, क्षेत्र राज्य से बड़ा होता है। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची पे आते हैं हम। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वेतन भत्ता और पेंशन। वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख है। हमारे जो राज्य है, जो भारत है, हमारा प्यारा देश है, इस देश के जितने बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, कैबिनेट मंत्री हों, ठीक है, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हों, इन तमाम पदाधिकारियों के, महत्वपूर्ण लोगों के जो वेतन भत्ते और पेंशन है, इसका उल्लेख हमें किस शेड्यूल में मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के हमें सेकेंड शेड्यूल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए इसको मेंशन कर दिया गया है ताकि इनकी जो स्वतंत्रता है, इनका निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो प्रभावित ना हो। अगर इनके वेतन को किसी के अधीन कर दिया जाएगा, सपोज दैट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर उसके वेतन को कार्यपालिका के अधीन कर दिया जाए
तो वो अपनी वेतन को लेके हमेशा डाउट में रहेगा और वो कार्यपालिका के अकॉर्डिंग काम करेगा कि ऐसा ना हो कि अगर मैं कार्यपालिका की बात नहीं सुनूंगा या उसके अनुसार हम डिसीजन नहीं देंगे तो वो हमारे वेतन में कटौती कर देगी। इसीलिए इसको पहले से मेंशन कर दिया गया है कि आप जो है जिसका वेतन भत्ता सेकंड शेड्यूल में डिस्क्राइब है, उल्लिखित है, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाती ताकि उनकी स्वतंत्रता, उनके विचारों, उनके निर्णयों की रक्षा की जा सके। ठीक है, इसके लिए होता है। तीसरी अगर हम अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है मेरे प्यारे बच्चों? तीसरी अनुसूची बात करती है शपथ और प्रतिज्ञान की। किसकी बात करती है? इसमें शपथ की बात की गई है, शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है, इसमें शपथ की बात की गई है। किसकी बात की गई है? ओथ की बात की गई है। इसमें ये कहा गया है, जो थर्ड शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये कहा गया है कि हमारे जितने महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, उसके सदस्य हैं, ठीक है, इन तमाम जैसे मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश हैं, इनका जो है शपथ लेंगे। और ये शपथ किसके प्रति लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लेते हैं, अपने देश के प्रति शपथ लेते हैं। इन तमाम चीज़ों का उल्लेख हमें थर्ड शेड्यूल में मिलता है। ठीक है, राइट है। इसके अलावा इसमें एक हमें खास बात आपको ध्यान देना है, ये अनुसूची मैं स्टार लगा देता हूँ इस पर, यहाँ से प्रश्न पूछाता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करना। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके शपथ का प्रावधान थर्ड शेड्यूल में नहीं किया गया है। तो कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शेड्यूल में है और आपके पास जवाब हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शेड्यूल, तो आप लगाओगे, अगर उसमें एक ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं, तो आप चूज करोगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी शेड्यूल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर हम फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं, चौथी अनुसूची की बात करते हैं, तो चौथी जो अनुसूची है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें उल्लेख किया गया है राज्यसभा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो देश है, उसमें द्विसदनी व्यवस्था लागू है ना। केंद्र में आप देखोगे तो एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए चौथी शेड्यूल में क्या किया गया है? राज्यसभा में राज्यों की हिस्सेदारी की बात की गई है। ठीक है, राज्यों के हिस्सेदारी की बात की गई है। ठीक, कि जो राज्य हैं हमारे, किस किस का कितना कितना अधिकार होगा, कितनी सीटें किस राज्य को दी जाएंगी। जैसा कि आप जानते भी हो, राज्यसभा में टोटल 250 सीट हैं। ठीक है, 21 आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत कहा गया है कि राज्यसभा की अधिकतम 250 सीटें होंगी। 250 सीटों का जो निर्धारण होगा किस आधार पे होगा? जनसंख्या के आधार पे होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो जनसंख्या के आधार पे हर राज्य को सीटें आवंटित की गई हैं कि किस किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। तो सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास ही होगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। अगर हम पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची जो हमारी SC/ST, जो हमारा SC/ST क्षेत्र है, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर की बात की गई है। ठीक है, तो उसके प्रशासन और नियंत्रण की बात कौन करता है? पांचवी अनुसूची करती है। फिफ्थ शेड्यूल करता है किसका? SC/ST की जो एरियाज है, इसका निर्धारण कौन करता है इन एरिया का? कि जैसे कोई SC/ST का एरिया होगा, ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक, अगर हम छठी अनुसूची की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो जो छठी अनुसूची होती है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है 4 स्टेट की बात की गई है, 4 महत्वपूर्ण राज्यों के शेड्यूल वाले क्षेत्र की बात की गई है। इसमें स्पेशल मेंशन किया गया है, जिसमें मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। कौन कौन से हैं? मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। ममता, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस शेड्यूल को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं?
मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। इसमें मणिपुर नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको परेशान करने के लिए, आपका जो है आंसर उत्तर गलत कराने के लिए इसमें क्या करता है आयोग, मेघालय मिजोरम तो है ही, इसमें मणिपुर डाल देता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। अब हम अगर 7वीं अनुसूची की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इस सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, शक्तियों का पृथक्करण, जिसका सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, उनका ये कहना था कि अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये जो तीनों शक्तियां हैं, अगर किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति में दे दी जाएंगी तो इससे किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि अगर न्याय बनाने वाला ही कानून बनाए और कानून बनाने वाला ही कानून को लागू करे, अगर ऐसा सिस्टम हो जाएगा तो सारा पूरी व्यवस्था तानाशाही हो जाएगी। जैसे प्राचीन समय में राजा होते थे, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही कानून को लागू करता था, राजा ही लोगों को दंड देता था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक ही व्यक्ति में, एक ही पर्सन में नहीं थी। तो मॉन्टेस्क्यू महोदय ने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत देते हुए कहा कि अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता आप चाहते हो, अगर चाहते हो कि व्यक्ति की फ्रीडम, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसके जो राइट्स हैं, अगर उसकी रक्षा हो, तो इन तीनों चीज़ों को अलग अलग शक्तियाँ दी जाए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को सेपरेट किया जाए। इसी के तहत क्या हुआ कि इसी सिद्धांत को अपनाते हुए शक्तियों का विभाजन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका उल्लेख 7वें शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची लाई गई। ठीक है, और इसमें जो फेडरेशन, जो चूँकि यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा जो देश है, वो यूनियन ऑफ स्टेट कहलाता है ना, राज्यों का संघ है। तो इसमें क्या होता है कि एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार है। तो कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी गई, कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार को दी गई, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ बच गई जो कि न तो केंद्र को दी गई हैं, न राज्य को दी गई हैं। तो ऐसी शक्तियों को हम समवर्ती सूची में डालते हैं, और उन शक्तियों को भी हम समवर्ती सूची में डालते हैं जिस पे केंद्र और राज्य को दोनों को मिलके काम करने की ज़रूरत होती है ना। तो इस तरह से 3 शेड्यूल डिवाइड किया गया, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 98 विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने हैं? 52 विषय हैं, और राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय को शामिल किया गया है। तो इस बात को भी आपको याद में रखना है। ठीक है, जब भी हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, 7वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें क्या किया गया है? शक्ति का विभाजन किया गया है। इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, तो उस समय कुल कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थी प्यारे साथियों? उस समय कुल मात्र 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, उस समय अनुसूची की संख्या भी 8 ही होती थी। 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं, मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। तो 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं होती थी। फिर 15वीं भाषा कौन है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो जो इसमें कुल कितनी होती थी? 14 भाषाएं होती थी। अगर आपसे 15वीं पूछा जाए तो 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी है। कौन सी है? सिंधी है। कब जोड़ी गई थी? 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? 21। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। किसको? सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद एक 71 संविधान संशोधन लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1992 में लाया जाता है, और उसके तहत 3 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। वे 3 कौन कौन सी भाषाएं? नेपाली है, ठीक है, मणिपुरी है और कोंकणी है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जो है जोड़ दी जाती हैं। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? नमक। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 70 इन संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। राइट, 1992 में हुआ था नमक। 71 संविधान संशोधन के तहत नेपाली है, मणिपुरी है और कोंकणी है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। इसके साथ अगर हम बात करें कुछ और, एक 2004 में
कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया था। 2004 में 4 अन्य भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, तो जब 4 को और जोड़ दिया गया तो आपके टोटल 22 भाषाएं होगी। वो 4 कौन कौन थी? संथाली थी, डोमरी थी, और संथाली थी, और बोडो थी, डोमरी थी, मणिपुरी थी। तो ये देख लेना, उसको 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये, और ये कब जोड़ी गई थी? 2004 में जोड़ी गई थी। संथाली, डोंगरी और मणिपुरी, ठीक है, बोडो। उसके बाद अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची की, 10वीं अनुसूची, तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो 10वीं अनुसूची है 52 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कौन के संविधान? 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में किसको जोड़ा गया था? ठीक, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसकी जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक्चुअल में हुआ क्या था कि बहुत सारी जो रीजनल पार्टियां थी 1967 के बाद की अगर हम बात करें तो वो उभर के सामने आती हैं, और वो जब चुनाव लड़ती हैं तो उनके पास कुछ सीटें आ जाती हैं, तो वे, उनके जो नेता हैं, जो पॉपुलर नेता हैं, वे अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो सरकार है, उस सरकार की जो स्थिरता है वो डिस्टर्ब होने लगी। सरकार बहुत ज़्यादा अनइस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, तो लोगों, फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई इस तरह से कैसे काम चलेगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए उसने क्या किया, एक 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल बनाया, और उसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान किया गया। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। दल बदल कानून से संबंधित, किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। ठीक है, दल बदल कानून से। तो अगर पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून कब लाया गया, तो 1985 में दल बदल कानून लाया गया। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये स्टार का प्रश्न है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले आपका 9वीं अनुसूची आती है। 9वीं अनुसूची के बारे में डिस्कस कर लूँ। 9वीं अनुसूची क्या कहती है प्यारे साथियों? 9वीं अनुसूची में यह पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। पहली बात आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट था, पहला संविधान संशोधन, तभी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में। ठीक है, 1951 में इसको जोड़ा गया। इसमें हुआ क्या कि उस समय जो संपत्ति का अधिकार था, उन लोगों का मूल अधिकार होता था, फंडामेंटल राइट होता था। तो जब सरकार ने भूमि सुधार शुरू किया तो इसमें क्या किया गया कि बहुत सारे लोगों ने उस भूमि सुधार के प्रावधान जो भी सरकार थे उसको लेके वे सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि सरकार के द्वारा जो भूमि सुधार का जो प्रोसेस है, उसने जो क्राइटेरिया तय किया है वो हमारे फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, और ऐसा वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो इससे क्या हुआ कि सरकार को भूमि सुधार करने में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो उसने एक पहला संशोधन किया 1951 में, और उसने क्या किया कि एक नई अनुसूची बनाई जिसको हम 9वीं अनुसूची कहते हैं। और उसमें उसने ये प्रावधान किया कि अगर कोई भी प्रावधान 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, कोई भी बिल या कोई भी एक्ट, कोई भी नियम, तो उसका जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा है, वह चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट उसको नहीं कर सकती। ठीक है, या आप ऐसे कह लीजिए कि अगर किसी भी मैटर को, किसी भी मामले को, ठीक है, या किसी भी नियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, तो आप 9वीं अनुसूची में उल्लिखित जो भी प्रावधान है उसके संदर्भ में आप कोर्ट में या न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते या न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा संशोधन कर दिया संसद ने। तो इस तरह से 9वीं अनुसूची में कुल कितने, लगभग 284 सब्जेक्ट को इस अनुसूची में डाल दिया गया। ठीक है, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी मामला आप 9वीं अनुसूची में डालते हो तो उसका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ऐसा 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में दिया। तब से आप तब से लेकर आज तक, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक का मैं आपको एक बात बता दूं, अगर 9वीं अनुसूची में सरकार किसी भी विषय को डालती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 10वीं हो गया। अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था शुरू से रही है और ये बहुत ही प्राचीन रही है। ठीक है, आपको याद भी होगा लिच्छवी गणराज्य। ठीक,
वो गणतंत्र था, बहुत सारी स्थानीय चीज़ें भी हमारे यहाँ होती थी। ठीक है, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था हमेशा से रहा है। चाहे हम मौर्य साम्राज्य को उठा लें तब भी हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो सेल्फ डिपेंड होती थी। तो महात्मा गांधी भी इसके बहुत बड़े समर्थक थे स्थानीय स्वशासन के। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1959 की बात है, नागौर जिला की, राजस्थान के नागौर जिला से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। परंतु यह लीगली नहीं था, इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, इसे संवैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त था। फिर 1993 की बात है, कब की, 1993 की बात है, 73 संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक प्रावधान दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया, पंचायती राज। तो ये जो 11वीं जो है अमेंडमेंट हुआ, 11वीं शेड्यूल है, इसमें क्या कहा गया है, यह कब हुआ था, 1993 में हुआ था। ठीक है ना, कौन सा संशोधन हुआ था, 73 संविधान संशोधन, और इसमें किसका उल्लेख है, पंचायती राज का। किसका उल्लेख है, पंचायती। ठीक है, पंचायती राज का इसमें उल्लेख है। अब आइए हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, 12th शेड्यूल की। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये जो 11वीं अनुसूची है, पंचायती राज व्यवस्था है, ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। तो जब ग्रामीण क्षेत्र की बात हो गई तो ये हुआ कि अब शहरी क्षेत्र के लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर अब क्या किया गया कि एक और शेड्यूल बनाया गया जिसे हम 12वीं अनुसूची कहते हैं, 12th शेड्यूल कहते हैं। इसमें क्या किया गया, नगर पालिका से संबंधित स्वशासन की बात की गई ना, नगर पालिका से संबंधित जो स्थानीय शासन व्यवस्था है इसका उल्लेख किया गया। ये भी 1900 कब हुआ था, 93 में, और यह 74 संविधान संशोधन के तहत किया गया था। राइट, तो इस तरह हमने देखा दोस्तों कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी शेड्यूल दिए हैं, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हमने पूरी तरह से एनालिसिस किया, आपके सामने डिस्कस किया कि किस किस शेड्यूल में क्या क्या है। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, आइए देखते हैं। जो पहला शेड्यूल है वो राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र से है। दूसरा वेतन भत्ता और पेंशन है। तीसरा शपथ और प्रतिज्ञा है। चौथे में राज्यसभा में जो राज्यों के सीटों का आवंटन है वो शामिल है, सीटों का। 5वीं में SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात की गई है। 6ठी में जो स्पेशल 4 राज्य हैं जिसमें है मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और मेघालय है, त्रिपुरा है और असम है। 7वीं में अगर हम बात करें तो ये शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अगर हम 8वीं की बात करते हैं तो इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। 9वीं की बात करते हैं तो इसमें स्पेशल एक्ट बनाए गए हैं, जो स्पेशल जो बिल हैं जिस पे ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसका जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, उसका उल्लेख किया गया है। इसमें 284 ऐसे कानून शामिल हैं। ठीक है, 9वीं में। 10वीं में अगर हम बात करें तो दल बदल कानून की बात की गई। 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से हमने जो भी अनुसूचियाँ थी उस पर हमने डिस्कशन किया और एक नज़र डाला। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। रायसा द स्टडी सेंटर आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करती है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।